मैंने इसलिए सवाल किया कि राजनीति तो गरमा रही है, महंगाई कब कम होगी? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये तो चल रहा है। हम दरअसल महंगाई को काबू में कैसे करें, उसका कोई रोड मैप आपको दिख रहा है क्या? या दरअसल हम मान लें महंगाई सारी जगह है तो यहां भी होगी तो चुपचाप सहन करते रहें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल को नहीं स्वीकार करना ये देश के करोड़ों लोगों के साथ बेईमानी है। वैसे मैं एक बात के लिए बिहार सरकार की कोशिशों की चर्चा जरूर करूंगा। बिहार में महंगाई दर देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम है और काफ़ी हद तक नियंत्रित है। लेकिन जो सवाल जिस तरह से उभरे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब है या केंद्र सरकार के वित्त मंत्री की ओर से जो आधिकारिक बयान दिए गए हैं, बड़ा सवाल ये आपने बार बार कहा है कि परचेज पावर पैरिटी, और मैं समझता हूं ये तमाम दुनिया भर में बढ़े हुए इन्फ्लेशन और महंगाई को लेकर के जो तर्क है उसका ये शानदार जवाब है कि क्यों नहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप इन दुनिया के मुल्कों में जो मुद्रा और वहां की प्रति व्यक्ति आय, इनके तुलनात्मक आंकड़े लेकर के आइए, फिर आपको पता चलेगा महंगाई का दंश भारत के लोग किस तरह से भुगत रहे हैं और किस तरह की कठिनाइयों का सामना भारत के लोगों को करना पड़ रहा है। और ये ताजा मामला है, आपको ये मानना पड़ेगा। बार बार ये कहना कि गवर्निंग काउंसिल में जीएसटी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, वहां क्यों नहीं बोलते हैं? तो मुझे एक बात बताइए, 1/3 आपके सेंटर का और देश के 28 राज्यों में 18 राज्य आपके, तो क्या ये निर्णय की प्रक्रिया में बाकी किसी के लिए क्या गुंजाइश बचती है? इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के बयानों के बजाय अगर इसके समाधान के लिए आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार कीजिए, जिन नीतियों के कारण महंगाई बेलगाम बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की कठिनाइयां बढ़ी है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आप एक तरफ रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ रेपो रेट की वजह से नहीं, इस मुद्दे पर अच्छा किया आपने ये मुद्दा छेड़ा। एक मिनट राजीव जी, एक मिनट रुकिएगा। जो आपने खैर बिहार का भी उदाहरण दिया कि भाई वहां महंगाई कम है, ये महंगाई और इसमें जो ये कहा जा रहा है ना कि अरे कहाँ है महंगाई, गरीब कहाँ महंगाई की बात कर रहा है, किसान कहाँ आत्महत्या कर रहा है, ये सब कुछ राजीव रंजन आप मुझसे बेहतर जानते हैं, अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को समझते हैं। आमदनी भी एक फैक्टर होता है ना। जब प्राइस नाम का थिंक टैंक कह रहा है कि जो सबसे गरीब 20% हैं उनकी आमदनी 53% का गोता खा गई पिछले 5 सालों में, कोई कुछ खरीद ही नहीं पा रहा, वो रोएगा क्या? वो किस बात का हाहाकार मचाएगा? किसान की आत्महत्या के आंकड़े नहीं लाओगे। आमदनी की जो बात है वो तो आर्थिक सलाहकार समिति, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति है, वो कह रही है 25,000 से ऊपर जो कमाता है, तनख्वाह पाता है, वो टॉप 10% में है इस देश में। तो यहां आमदनी की तो बात ही नहीं हो रही। आमदनी, बिल्कुल सही बात है। ये इस चीज पर कोई चर्चा करेगा कि आमदनी भी नहीं है, मांग भी नहीं है, तो वो जो मांग नहीं रहा उसको कह दो कि फिर तो ये महंगाई की बात ही नहीं कर रहा। ये कुछ इस तरह का लॉजिक दिया जा रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है इस लॉजिक में कोई दम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो प्री कोविड उस समय जो लोगों की आमदनी थी और आज जिस तरह से हालात बदले, उसका लाभ लोगों को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लोगों की आमदनी घटी है, नौकरियां कम हुई हैं, कुछ नौकरियां दी जाती हैं उसका प्रचार ज्यादा होता है, लेकिन लोगों की जिन 20% लोगों की बात की आपने, चाहे वो राजस्थान का ज्वेलरी उद्योग हो, चाहे वो गुजरात का वस्त्र उद्योग हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो कारखानों में दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों में बड़े पैमाने पर छटनी हुई है, लोगों को दोबारा काम नहीं मिला है। और इन कठिनाइयों का समाधान केवल 5 किलो अनाज नहीं है। आपको वैकल्पिक रणनीति पर काम करना चाहिए और देश के विपक्ष को अगर विश्वास में लेकर इस सर्वदलीय लोकतंत्र का जो मर्म है इसको समझने की जरूरत है कि हम सामूहिक जिम्मेदारी के साथ कोई फैसला लेंगे तो इस पर टीका टिप्पणी कम होगी, उन फैसलों को क्रियान्वित करना भी आसान होगा। नरेंद्र